रिस्पेक्ट कमानी चाहिए। तो अगर आप वो बताओगे तो बच्चा धीरे धीरे खुद सीख जाएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वैल्यू सिखाइए, वो करियर खुद बना लेगा। टोक्यो ओलंपिक की एक घटना की बात करना चाहूँगा, तो इसलिए करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से जो इसको देख रहे हैं और जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब जब जिंदगी में कुछ शुरू करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी हमको गिरा देती है, हम असफल हो जाते हैं। शायद हमने सालों तक जिस चीज़ की तैयारी की हो, और कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक एक साल लेट भी हुई, तो सालों की तैयारी थी, प्लेटफॉर्म था, मंच था, लेकिन मनु के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पिस्टल में दिक्कत आ गई। हम सब ने वो तस्वीरें देखी कि उनको दिख रहा था कि रेंज में भारत का झंडा, क्वालिफिकेशन के नंबर, राउंड के नंबर, कौन कहाँ पर है, और सडनली हम देख रहे हैं कि नहीं, वो पूरा फोकस करीब 6 मिनट के लिए इस पर था कि वो पिस्टल ठीक होने लगे। जिस पिस्टल से आपको वहां पर निशाना लगाना था उसमें खराबी आ गई, आपको वो रेंज पे जहाँ जिस रो में आप खड़ी हैं आपको वो छोड़ना पड़ा, पिस्टल को देखना पड़ा। 6 मिनट में वो ठीक हुई, लेकिन कोई ग्रेस पीरियड नहीं देती है लाइफ, और स्पोर्ट्स 14 मिनट, तो 14 मिनट जो पूरे उस पिस्टल को ठीक करने के खराब हुए, लाइफ में कोई ग्रेस नहीं मिलता, ओलंपिक में कोई ग्रेस नहीं मिलता। आपके पास बचे कुल मिला के 36 मिनट और शॉट्स लगाने थे 44, जिसमें आपको स्कोर करना था। 36 मिनट में 44 शॉट, यानी आपको 1 मिनट से भी कम मिला हर एक शॉट के लिए, जिसमें आपको निशाना लगाना है, एम करना है, ट्रिगर करना है। वो एक असफलता थी। लेकिन जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि कई बड़े शूटर्स यहाँ मौजूद हैं, आपने उससे कोप अप कैसे किया और क्या सीखा? टोक्यो के बाद मैं आई थिंक 2 महीने तो बहुत ही डिप्रेस थी। आई थॉट कि जहाँ मैं हर जगह गोल्ड जीतती हूँ, सिल्वर भी नहीं, ब्रॉन्ज भी नहीं, जहाँ मैं हर जगह गोल्ड जीती हूँ, मेरा लिखा ही हुआ है कि मैं जीतती ही हूँ, वहाँ पे मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, मेरी पिस्टल जो भी इश्यूज हुए, बट लाइफ थोड़ी खत्म हो गई। देयर इज नो एंड, मतलब ऐसे थोड़ी है कि वो लास्ट मेरी लाइफ में लास्ट मैच था या फिर लास्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, मैं और ऐसे मौके क्रिएट कर दूंगी, मैं और इतनी और मेहनत करूंगी, मेरे पास ये मौका हो सकता है फिर से आए, तो मैं क्यों गिव अप करूँ। मैंने आई थिंक 1 महीना शूटिंग को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था उसके बाद, ओलंपिक्स के बाद, और उसके बाद मैं रह ही नहीं पाई। मैं लिटरली, जब केटल होती है, केटल में पानी डाल के उससे ऐसे होल्डिंग करने लग जाती थी कि नहीं मुझे करना है, मुझे वापस करना है। तो अगर आपका कोई भी लाइफ में लो मोमेंट आता है, वो लाइफ का एंड नहीं होता है। आप वैसे अपॉर्चुनिटीज आप हैं तो आप और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को बना सकते हो, आप आगे और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद क्रिएट कर सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि एक बड़ी हार के बाद मैं गिव अप कर दूँ, नहीं, बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं जीतने वाली थी और मैं नहीं जीती। नहीं, इट्स अबाउट यू, इट्स योर लाइफ। जैसे मैम ने मेंशन किया था, लाइफ इज़ प्रेशियस। आप उसको ऐसे नहीं कर सकते हो कि मैं हार गया या फिर मेरा एक एग्ज़ाम फेल हो गया तो मैं गिव अप कर दूँगा। नहीं, मेरी लाइफ, आई थिंक मेरी एज भी उस टाइम पे 19 या 20 ईयर्स थी, तो मैं बहुत रोती थी उसके बारे में कि मेरी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई हाथ से, मैं आराम से जीत सकती थी और क्या से क्या ही हो गया। आई थिंक उस फेज ने मुझे बहुत सिखाया है कि कैसे हारने के बाद भी आप स्माइल करो, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है लाइफ में आपकी खुद की खुशी, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप अगर खुद से खुश हो तो आप वैसी ही सक्सेस दोबारा रिपीट कर सकते हो, और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो जीतने के लिए। तो आप छोटी मोटी चीज़ों से नाराज़ मत हो, छोटी मोटी चीज़ों से या बड़ी चीज़ों से भी परेशान मत हो कि मेरा एंड ऑफ करियर हो गया। नहीं, देयर इज़ मोर टू इट, देयर इज़ मोर टू लाइफ। यू मस्ट बी हैप्पी, लाइफ इज़ प्रेशियस, डू नॉट गिव अप, कंटिन्यू करो, और भाई दिस इज नॉट द एंड। उनको जब भी मौका मिलता है कि कोई भी, हाँ ये जोर से कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। उनको जब भी मौका मिलता है कि किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी से जो खास तौर पर खेल के क्षेत्र में है, उनसे बात करें। ये वाले सवाल इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि जब हमने सोशल मीडिया पर बताया मनु आ रही है और मैंने जिक्र आपसे किया भी था, तो कुछ सवाल इस तरीके के थे कि हार को कैसे कोई एकोमोडेट करता है, हार से कैसे स्पोर्ट्समैन सीखते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो शायद बड़े दांव सालों में एक बार आते हैं कि हमने कई सालों की मेहनत की, कुछ गिर गया, हम वो एक झटका नहीं सह पाते। और आप लोग, मुझे आपने कहा कि वो 1 महीने तक रोना भी आया, पिस्टल को नहीं भी छुआ, लेकिन 1 महीने के बाद वो
तलब वापस करने लग गई? आप जोड़ना चाहें? मैंने आप ना ऐसी बुक्स पढ़ी है जो जैसे बायोग्राफी बुक्स है, मैं अभी हुसैन बोल्ट की पढ़ रही हूँ, और उनमें मैंने देखा है जितना वो हार कर इंस्पायर होते हैं उतना वो जीत से नहीं होते हैं। जीतने के बाद उन्हें लगता है हाँ ठीक है, मैं जाऊँगा, मैं खेलूँगा, मैं दौड़ूंगा, मैं जीत जाऊँगा, भगवान के ऊपर है, अच्छा दिन हुआ तो मैं जीत जाऊँगा, अच्छा दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट वो जैसे ही हारते हैं उनको जितना इंस्पिरेशन और मोटिवेशन वहाँ से मिलता है कि मैं ऐसे कैसे हार गया, मुझे अगली बार उस बंदे से जीतना है। हारने का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बट एज यू कम्पेयर टू जीतने का मोटिवेशन। तो अगर आप हार रहे हो ना तो रिमेंबर हुसैन बोल्ट, ही इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन, नेवर कभी भी उनको हराया नहीं गया। तो आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड, एवरीवन नोज ऑफ हिम, हुसैन बोल्ट, हू डजंट नो। आपने अपने जवाब में एक बात कही थी पिछले कि वही कि ओलंपिक में हार के बाद आपको लगा कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वहाँ तो सोना जीत भी लेते हैं। उसकी एक छोटी सी कहानी, बेहतर हुआ क्या बताएं। पहला मेडल 25 मीटर में आपकी पिस्टल नहीं थी, वो आपकी अपनी पिस्टल नहीं थी। हम लोग सब कितने बहाने दे देते हैं ना कि मेरी अपनी पिस्टल नहीं थी, उस पर हाथ नहीं जमा था, मुझे समय नहीं मिला था। मनु ने जब अपना पहला गोल्ड जीता 25 मीटर में, वो उस पिस्टल से जीता जो उनकी खुद की नहीं थी। पिस्टल किसकी थी, क्या कहानी थी, अगर थोड़ा सा वो आप बता पाएं। शुरू में जब आपके पास लाइसेंस नहीं होता है या फिर उतना फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं होते हो तो बहुत सारे शूटर्स करते हैं, बहुत सारे लोग भी करते हैं कि आप रेंट पे ले लेते हो कि प्लीज़ आप मुझे इतने टाइम के लिए दे दो, मैं आपको इस तरीके से रीपे कर दूंगा या कर दूंगी, या फिर इतने पैसे ले लेना। और वैसे ही मैंने अपना पहला नेशनल खेला था रेंट पे पिस्टल लेकर, विनीत सर की पिस्टल थी, और वो अभी भी शूटिंग करते हैं। तो मैंने ऐसे पिस्टल ली थी और मैंने नेशनल खेला था। मुझे बाकायदा ग्रिप तो बहुत दूर की बात है, मुझे पता भी नहीं था कि ट्रिगर कितना डिफरेंस होता है, 10 मीटर 25 मीटर में कितना फ़र्क होता है। और वैसे ही मैंने वहाँ से शुरू किया था और धीरे धीरे जब तक अपनी खुद की पिस्टल नहीं आई तब तक मैं स्ट्रगल करती रही कि अच्छा ये ग्रिप है थोड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे करके चला लूँगी। सी आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है। और अगर आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो। उस चीज़ को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमेशा सबसे बेहतर संसाधन जरूरी नहीं है, उन संसाधनों के साथ सबसे बेहतर तरीके से उनका प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। वो आपने करके दिखाया, समय का इशारा है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा था कि कुछ बड़े शूटर्स हमारे बीच में मौजूद हैं। हम एक दो सवाल उनके ले सकते हैं। मनु यहाँ मौजूद है, इस तरीके के इंटरेक्शन का आपको मौका मिले तो अगर कोई अपना सवाल लेना चाह रहा हो तो ज़रूर इशारा करिएगा, वो सवाल लेंगे। मैम की तरफ अगर माइक हो। पहले वहाँ पीछे ले लीजिएगा, तो जैसा मैंने कहा था कि जो बड़ी शूटर्स हैं अगर उनको वो इंटरेक्शन का मौका मिले वो ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वो उनसे सीखना चाहेंगे। और हमारे पास अगर ऐसे ये फौज तैयार हो गया तो हमको भी मजा आएगा वो मेडल देखने की भारत की। क्या हुआ? हाँ, ये लड़का खड़ा हो गया। Good afternoon, ma'am. We are students of La Martine College. We are part of the shooting team and we have a story similar to yours. मेरे में तो कैमरा हमने भी बंकिंग के थ्रू ही डिस्कवर करी थी शूटिंग। हाँ हाँ अपना ही हमने भी बंकिंग के थ्रू ही डिस्कवर करी थी शूटिंग। मैं हाँ सवाल करके मैं बता। And we have a shooting coach with here as well. My question to you is that when we are practicing, we are doing everything well. I was performing really well. I wasn't really facing any problems. But the moment I went to play the nationals, I started sweating. I had so many questions to myself. I was doubting myself. So how do I maintain my composure? And I'm pretty sure that I'm not the only one who's facing this problem. So how do we maintain our composure? अगर आप सवाल सुन पाएं तो। शूटिंग के बारे में एक मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों को कि सिर्फ खड़े होकर गोली चलाना है। इट्स मोर मेंटल। आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटली होगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नो मैटर आप कितना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कितनी ज़्यादा आप में काबिलियत है।
जब तक आप फोकस नहीं हो तब तक आप उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे जिस लेवल तक आप कर रहे हो ट्रेनिंग। और मैं कहूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत सारे ओपन कॉम्पिटिशन्स खेलो। ओपन कॉम्पिटिशन्स जहाँ पे कोई बेट हो, जैसे आप अगर आपस में ही लगा सकते हो कि चलो मैंने 1000 रुपये की बेट लगाई है, मुझे इतना स्कोर करना है, या फिर ऐसा कुछ, या फिर स्कूल ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे कि असेंबली में या फिर सारे बच्चों को एज ए स्पेक्टेटर बिठाकर आपको मैच खेलना है या फिर आपको फाइनल खेलना है, तो उस तरीके से आप थोड़ा सा फील कर पाओगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, किस तरीके से आपका स्कोर टर्न आउट होता है। और एक और चीज़ है, आप ध्यान मुद्रास को प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप ध्यान पे फोकस करना शुरू करो कि आप मैक्सिमम टाइम तक आप कैसे फोकस रह सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करो। और एक और चीज़ होती है कि आप ट्रेनिंग वैसे मत करो कि जैसे ट्रेनिंग है, आप वैसे ट्रेनिंग करो कि जैसे मैच है। आप वैसे पढ़ाई करो जैसे आपका पेपर है, आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप वैसे ट्रेनिंग करो जैसे आप मैच में कैसे करोगे। मैं कभी कभी करती हूँ कि मैं नॉर्मली ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं एकदम से सोचूंगी कि ठीक है, अगर अभी मैच चल रहा होता और मुझे अगली सीरीज 98 की चाहिए होती तो कैसे सिचुएशन होता, क्या सब कुछ होता, तो मैं बेट लगा लेती हूँ कि मुझे अगली सीरीज 98 की मारनी है, नहीं तो मैं से 500 रुपये या फिर 1000 रुपये हार जाऊँगी।